और मेरे द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको मैंने 13 साल राजस्थान में चलाया है जी। और हम बहुत जल्दी अलीगढ़ में भी इसको प्रारंभ करने वाले हैं, जिस कार्यक्रम का नाम है कैरियर विकास कार्यक्रम। तो मैं ये मानता हूँ कि 18 वर्ष का युवा यदि हमसे जुड़ता है इग्नू से तो उसको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि उसको कैरियर विकास कार्यक्रम जो है वो मिल जाएगा जी। और वहाँ से वो अपनी नींव तैयार करेगा जिसमें वो अपनी इमारत को खड़ी कर सकता है, क्योंकि रुचि बहुत महत्वपूर्ण है। जी। यदि किसी व्यक्ति में रुचि है और वो बच्चा कुछ बनना चाहता है तो मेरी माता पिता उनको भी सलाह है कि वो पहले बच्चे को उस रुचि के अनुसरण में उसको काम को करने दें और उसमें उसकी रुचि को तराशें। मैंने 3 मास्टर्स किए हैं, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, और साथ ही साथ मैंने यूजीसी का नेट पास किया है। नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज़ में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा के एक ऐसे योद्धा जिन्होंने हजारों छात्रों के सपनों को उड़ान देने का काम किया है। इग्नू के बड़े बड़े केंद्रों पर अपनी पहचान बनाने वाले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित, वर्तमान में इग्नू अलीगढ़ के क्षेत्र निदेशक डॉक्टर अजय वर्धन राज आचार्य जी। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे शिक्षा की, युवाओं के भविष्य की और उन संघर्षों की जिससे कि सफलता प्राप्त होती है। तो सर मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि कैसे आपने उदयपुर जैसे शहर से निकलकर शिक्षा के इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे, कैसे आपका ये सफ़र शुरुआत हुई, कहाँ से? आपका जो सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र पर आने से पहले मैंने 12 वर्षों तक विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ाया है। जी। साथ ही साथ जो मास्टर्स होता है, मैंने 3 मास्टर्स किए हैं, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, और साथ ही साथ मैंने यूजीसी का नेट पास किया है। जी। उसको पास करने के पश्चात इग्नू में वैकेंसी आया था। उससे पहले मैं राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में मैंने पढ़ाया है और उसमें मैं लोक प्रशासन पढ़ाता था। उसके बाद में कुछ समय मैंने जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम किया है और तत्पश्चात इग्नू में मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद जो विभिन्न अध्ययन जो क्षेत्रीय कार्यालय है उस पर मेरी पोस्टिंग्स हुई है, जिस पर मैंने काम किया। तो मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जब रोज़गार प्राप्त करता है तो उसका जो संघर्ष होता है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता है। बिल्कुल। और संघर्ष जो है व्यक्ति को नए नए अनुभव देता है। जीवन के अनुभवों में मैं ये मानता हूँ कि प्रारंभिक जीवन की जहाँ आप बात कर रहे हैं वहाँ मैंने सेंट्रल स्कूल बजाज नगर से पढ़ाई की है जी। 12वीं तक। उससे पहले प्रथम जो कक्षा थी वो उदयपुर की थी, जहाँ मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ा था। तत्पश्चात जो है मैं 12 तक केंद्रीय विद्यालय जयपुर का विद्यार्थी रहा। तत्पश्चात मैं राजस्थान कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और उसके अंदर मैंने BA ऑनर्स लोक प्रशासन किया है। साथ ही साथ मैंने जो संस्कृत लिटरेचर है उसको सब्सिडरी पढ़ा है और इसके साथ साथ प्रारंभिक समय में मैंने RS की भी तैयारी की थी और जो UGC का नेट है उसको पास करने के पश्चात विभिन्न महाविद्यालयों में मैं पहुंच गया और वहां से जब वैकेंसी इग्नू का आता है तो वहां सेलेक्ट होकर इग्नू के क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र में पोस्टिंग हुआ। तत्पश्चात मेरा पोस्टिंग जो है वो कुछ समय जयपुर रहा, फिर मैं जोधपुर को सेवाएं दी और जोधपुर को सेवा देने के पश्चात अब तत्काल जो अभी फ़िलहाल पोस्टिंग चल रहा है वो मैं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ देख रहा हूँ, जिसमें 8 जनपद उत्तर प्रदेश के हैं जी, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो मतलब स्टार्टिंग से जैसे आपने शिक्षा की इस दुनिया में कदम रखा, तो इसका मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला कि आपको इतने आगे तक जाना चाहिए? मतलब कहाँ से शुरुआत हुई? किसी ने आपको मोटिवेट किया इस फील्ड में जाने के लिए? मतलब कैसे? घर का माहौल कैसा था? कैसे आप बचपन में छात्र थे? देखिए, आपका जो प्रश्न है, मैं भी पढ़ाई करता था। पढ़ाई के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि यदि व्यक्ति अभिप्रेरणा ले, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। कार्य करने की क्षमता और इच्छा मिलकर अभिप्रेरणा बनती है। और मैंने अपने दादा नाना जो टीचर थे
उनको भी मैंने देखा, उनका सानिध्य मिला। और बचपन से उन चीज़ों को देखता देखता जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ जी। तो मैंने अपने फादर को प्रोफेसर के रूप में देखा, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। और उन्हीं के अनुसरण में मैं भी लेक्चरर बनना चाहता था, लेकिन भाग्य और विधि जो तय करती है, तो उस विधि के तहत मैं इस असिस्टेंट डायरेक्टर से प्रमोट होके अब रीजनल डायरेक्टर के पद पर हूँ। और मुझे लगता है कि जो आप प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर जीवन था। जी। परिवार के अंदर जो माहौल होता है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है, और उस पाठशाला में जो बच्चा जिस संस्कार, नैतिक शिक्षा और उन चीज़ों को सीखता है, देखता है और बढ़ता है, तो वो भी मैंने प्राप्त किया। और मुझे लगता है कि जो परिवार का एक वातावरण होता है, बिल्कुल। वो व्यक्ति का निर्माण करता है। तो मेरे अनुसार में आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता के साथ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है, जहाँ हम माता पिता गुरुजनों के चीज़ों को सीखते हैं, और हमारे गुरुओं ने हमको जिस तरह से पढ़ाया है, हम उसी चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो दौर आधुनिक है, उस बिल्कुल। दौर के अंदर जो मूल्य है, शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, उसकी प्रचुर आवश्यकता है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने इतने ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया, तो इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि अगर आज आपको 18 साल के अजय वर्धन आचार्य से मिलने का मौका मिले, तो आप उनको कौन-सी चीज़ें समझाना चाहेंगे, जिससे कि शायद तब आपको वो चीज़ें समझ आ जाती, तो ज़िंदगी और भी ज़्यादा आसान बन जाती? देखिए, मेरे हिसाब से जो युवा मन होता है, उस युवा मन में व्यक्ति को सर्वप्रथम लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। जी। यदि व्यक्ति लक्ष्य को निर्धारित कर कर उस लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि 18 वर्ष की ऐसी उम्र है, क्योंकि हम जिस समय पढ़ रहे थे उस समय कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। जी। लेकिन आज दौर ऐसा है जहाँ कैरियर के बहुत ऑप्शन है। और मेरे द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसको मैंने 13 साल राजस्थान में चलाया है, जी। और हम बहुत जल्दी अलीगढ़ में भी इसको प्रारंभ करने वाले हैं, जिस कार्यक्रम का नाम है कैरियर विकास कार्यक्रम। जी। सीडीपी कार्यक्रम का जो उद्देश्य मैं लेकर 8 जिलों में चलूँगा, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि व्यक्ति जो 18 साल का है, 18 से 35 साल का जो हमारा युवा देश है, जी। क्योंकि अभी भारत जब 26 के अंदर है और 27 से 30 में हम प्रवेश कर रहे हैं, और जब हम विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का सपना देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उच्च शिक्षा है। जी। उच्च शिक्षा यदि हर व्यक्ति को मिलेगी, और इग्नू इस ध्येय को लेकर चल रहा है, क्योंकि 19 नवंबर 1985 को इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। जी। 42 साल के इतिहास में हम इग्नू आज रोजगार प्रदाता है, रोजगार देता है। और वहाँ पर जब कोर्सेज की बात आती है, तो उसमें जो कौशल विकास है, जी। क्षमता संवर्धन है, तकनीकी है, इसके साथ साथ आईसीटी का प्रयोग है, क्योंकि अब संसार ग्लोबल विलेज की तरह है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है। तो मैं ये मानता हूँ कि 18 वर्ष का युवा यदि हमसे जुड़ता है इग्नू से, तो उसको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि उसको कैरियर विकास कार्यक्रम जो है वो मिल जाएगा, जी। और वहाँ से वो अपनी नींव तैयार करेगा, जिसमें वो अपनी इमारत को खड़ी कर सकता है। क्योंकि जो नींव होती है वो परिवार से निकलकर जब हम स्कूल में जाते हैं, जी। तो हम वहाँ पाठशाला में सीखते हैं। पाठशाला से जब हम महाविद्यालय में जाते हैं, जी। तो वहाँ हम चीज़ों को सीखते हैं। और उसके बाद में जब लर्निंग प्रोसेस है, तो आपने जो सवाल पूछा कि 18 साल का यदि कोई व्यक्ति किस तरह अपने कैरियर को बूस्ट करता है, तो मुझे लगता है कि उसको एक संस्कृत की कहावत है, उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता, बिना परिश्रम के सफलताएं नहीं मिल सकती। इसलिए मैं अपने युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि वो सर्वप्रथम अपने लक्ष्य को अटल बनाएं। लक्ष्य के ऊपर वो किस तरह से काम करते हैं, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन सफलताओं के शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल। सफलताएं उन व्यक्तियों को वर्ण करती हैं जहां पर मेहनत की गई। बिल्कुल। जैसे कि आपने शॉर्टकट की बात करी,
तो मैं जैसे कि जानना चाहूँगी कि आज का दौर हो गया है कि लोगों का माइंडसेट बन गया है कि शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको लगता है ये चीज़ जो लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं कि फ्यूचर में जाके ये चीज़ें खतरनाक साबित हो जाएँगी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी जाना होता है। बिल्कुल। हम ये मानते हैं कि जब आप एक सीढ़ी चढ़ेंगे, जब आप कोई भी कोर्स करेंगे या कुछ भी करेंगे या ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, तो आपको पहले प्रशिक्षण के उस दौर से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब आप उस प्रशिक्षण के दौर से गुजरेंगे, क्योंकि मेरा पीएचडी प्रशिक्षण पर है, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में मानव संसाधन के ट्रेनिंग के ऊपर मेरा पीएचडी है, कैस्केड मॉडल पर। जी। क्योंकि जो इलिटरेट जनप्रतिनिधि होते हैं, 2005 में हमारे राजस्थान में मॉडल लगा था, उस मॉडल को मैंने बहुत करीब से देखा है। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट है, और नीड असेसमेंट के लिए यूथ को पहले अपनी, आपके पास क्या क्या योग्यताएं हैं उसको देखना पड़ेगा, और उस योग्यता को देखने के बाद उस चीज़ के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा कि हमारे पास क्या क्षमता है। क्योंकि यदि हम कोई वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है और तृतीयक क्षेत्र है, जो सेवा सेक्टर है, उसमें बहुत जॉब्स हैं, जी। लेकिन उन जॉब्स को कैसे प्राप्त करना है, इसका टूल और मैकेनिज्म मेरे द्वारा बनाया गया है, जी। जो व्यक्ति को कैरियर डेवलपमेंट के साथ कौशल और स्वरोजगार, और जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है उसकी ओर इंगित करता है। जी। तो जैसे कि हर सफल इंसान के पीछे संघर्ष तो सब रहता ही है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रहा होगा। तो मैं जानना चाहूँगी कि जैसे जो आपका फ़ेज़ था, उसमें ऐसी कोई चुनौती, ऐसी कोई चैलेंजेस सामने आए, जब आपको लगा हो कि नहीं ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अब सबको छोड़ देना चाहिए? देखिए, लगता है, क्योंकि जब हम स्ट्रगल के फेस में होते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहा था, और उस समय मैं सफल भी हो रहा था और असफल भी हो रहा था। तो मुझे लगता है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि जी। कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो उसको निराश नहीं होना चाहिए, और दुगने प्रयास से, क्योंकि असफलता भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जी। और मैं ये मानता हूँ कि असफलता और सफलता में सिर्फ अ का अंतर है। यदि आप उसको गिराने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आप उस कितने दुगने उत्साह से काम करेंगे। जी। तो मुझे लगता है कि उत्साह संवर्धन होना चाहिए, एक व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति में सीखने की ललक है, बिल्कुल। जिज्ञासा है, तो वो, आपने जो बात कही, मेरे अंदर भी जिज्ञासा थी। मैं सफल भी हो रहा था, असफल भी हो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ और नया करना चाहिए, जी। और उस नवाचार के नए प्रयोग में मैं इग्नू तक पहुंचा। लेकिन उसमें बहुत सारा स्ट्रगल भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ प्राप्त करना, किसी पद को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन उस समय भी बहुत ज़्यादा था। जब मैं नेट पास कर रहा था, जी। उस समय 2.5 लाख से 3 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे। और मैं ये मानता हूँ कि आज जो बेरोजगारी का दौर चल रहा है, उसमें विद्यार्थियों को कुछ चीज़ों को आत्मसात करने की जरूरत पड़ेगी। और मैं ये मानता हूँ कि सफलता असफलता के साथ विद्यार्थियों को धैर्य युक्त होकर धैर्य का बाण भी साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो समय है जी। उसमें चैलेंजेस बहुत हैं। जैसे आपने चुनौती की बात कही है, उस समय चुनौती जब 90 और 80 का दशक था, या जो 2000 का दशक था, उसमें चुनौतियां अलग तरह की थी, जी। लेकिन चुनौतियां उस समय भी थी। और आज जब हम 26 में आके बैठे हैं, जब 26 को देखते हैं या आगे हम 30 को देखेंगे, जी। तो मुझे लगता है कि आने वाली चुनौतियां हैं, लेकिन व्यक्ति यदि दृढ़ निश्चयी हो तो वो जरूर सफल होगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी सफल इंसान की, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एक पढ़े लिखे इंसान और एक सफल इंसान में क्या फ़र्क रहता है सर? देखिए, पढ़े लिखे इंसान और सफल इंसान में जो अंतर है वो ऐसा है कि व्यक्ति पढ़ तो लेते हैं, लेकिन व्यक्ति गुणते नहीं हैं। जी। एक गुणवान होना, गुणयुक्त होना, और समाज की सेवा में तत्पर होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। जिस सदी में हम, जिस सदी से आगे की सदी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि व्यक्ति यदि गुणवान है जी। तो उसकी एक वैल्यू है। पढ़ा लिखा होना बहुत अच्छी बात है, उसमें समझ डेवलप होगी, जी। लेकिन उस समझ को वो कैसे समाज को वापस दे, कैसे वो राष्ट्र को वापस करे, क्योंकि इस समय 4 कड़ियाँ हैं। यदि हम नागरिक शास्त्र की बात करें, क्योंकि मैं नागरिक शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, जी। तो मुझे लगता है कि परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र, ये 4 कड़ियाँ हैं। और इन 4 कड़ियों में हम परिवार को दे रहे हैं, तो हमको समाज को भी देना है। बिल्कुल। समाज को देने के साथ साथ हमको अपने राज्य को भी देना है, जहाँ हम बिल्कुल। काम करते हैं,
और जब राष्ट्र की बात आएगी तो हम वहाँ पर भी देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो धरती है वो सब कुछ देती है, जी सहन करती है, सब चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर जाती है। तो व्यक्ति में यदि उस तरह का गुण भी आए, तो जो आप पढ़े लिखे की बात करते हैं, पढ़ा लिखा होना बहुत अच्छी बात है, समझदार होना अच्छी बात है, लेकिन व्यक्ति का गुणवान होकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में काम करना जी मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मैं अंतर इंगित करता हूँ कि पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि गुणवान होकर राष्ट्र की सेवा कर रहा है, अपने राज्य की सेवा कर रहा है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। तो सर आपके हिसाब से एक डेवलप नेशन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, यूथ, एजुकेशन या टेक्नोलॉजी? देखिए, विकासशील और विकसित राष्ट्र का जो हम स्वप्न देखते हैं, जी उस स्वप्न में मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी लोगों के मिले जुले प्रयास से होगा, और जिसमें जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अभी 12 इंडिकेटर उत्तर प्रदेश को दिए हैं, जिन 12 इंडिकेटर्स में जो मैं ये मानता हूँ कि कौशल विकास, रोजगार, उद्यमशीलता नीति बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस परिप्रेक्ष्य में जब हम 26 में बैठे हैं, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश की चल रही है, जहाँ पर 617 तरह के स्वरोजगार के तरीके बताए गए हैं। साथ ही साथ यदि हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें, जिसको इग्नू भी अभी देखेगा, क्योंकि 9 दिसंबर 25 को MOU हुआ है चौथे चरण का, जी जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देख रहे हैं कि उसके अंदर भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि युवा, किसान, महिलाएं, बालिका शिक्षा, साक्षरता, ये बहुत ऐसे बड़े तत्व हैं जो किसी भी राष्ट्र को विकासशील से विकसित की ओर बढ़ाएंगे। जी और उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि इग्नू में इस वक्त 350 पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जो इस नीड बेस्ड एनालिसिस पर तैयार हुए हैं, जो लोगों को सर्टिफाइड कर रहे हैं, जी जिससे लोगों को इसमें मदद मिलेगी। साथ ही साथ 51 ऑनलाइन कोर्स हैं जो सेंटर ऑफ ऑनलाइन के द्वारा संचालित होते हैं, जिसमें व्यक्ति लैपटॉप की मदद से, मोबाइल की मदद से मोबाइल अध्ययन भी कर सकता है। और उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो घर बैठकर जो जी नई टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा, जो आपका सवाल है कि ICT की तकनीक, जी कृषकों में नवाचार, FPOs जो बने हुए हैं, उसके नए प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसको मैंने देखा, मुझे लगता है कि आलू वाला क्षेत्र है, और जी यहाँ पर बहुत सारे आलू की अलग अलग किस्में पैदा होती हैं, और 26 से अधिक किस्में यहाँ उत्पन्न हो रही है। तो उसको कैसे खाद्यान्न परिष्करण में लाया जाए, कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स विलेजेस में डेवलप हो, विलेज एडॉप्टेशन को लेकर उन्नत भारत अभियान भी हम चला रहे हैं, जी जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसानों को FPOs के माध्यम से भी इग्नू गाइड कर रहा है। जी हमारा एक बड़ा कार्यक्रम है कृषि कौशल विकास कार्यक्रम, जी जिसमें हम विभिन्न गांवों में जाकर, पंचायतों में जाकर, तहसीलों में जाकर काम कर रहे हैं। और हमारा टारगेट ये है कि आने वाले समय में जो हमारे किसान हैं, हमारे युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो अच्छे अच्छे कोर्स करें, उद्यमी बने। और इग्नू उद्यमी हमारा एक प्रोग्राम चलता है जिसका रजिस्ट्रेशन भी अभी चल रहा है, तो ओके। उसमें जुड़कर जो है हम विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आपने बात करी सर डिस्टेंस एजुकेशन की, तो पहले का समय ऐसा रहता था कि लोग इसको बहुत कम आंकते थे, लेकिन आज इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो पहले के लोग थे जो इसको मतलब मानते थे कि नहीं, दूर रह के नहीं पढ़ाई हो सकती सारी चीज़ें? देखिए, आपका जो सवाल है, दूरस्थ शिक्षा का कॉन्स्टिट्यूशन में भी उल्लेख है। जी संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, उसके अंदर 19वां जो अनौपचारिक शिक्षा जो आता है, उसमें उल्लेख है। और मैं ये मानता हूँ कि यदि पंचायती राज के अंदर अनौपचारिक शिक्षा की बात का उल्लेख किया गया है, तो संविधान निर्माताओं ने इस दिशा में सोचा है। बिल्कुल। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है। जी और हम सब जानते हैं कि जब 2020 में कोरोना आया था, उस समय भी जो डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस कोर्सेज और ऑनलाइन शिक्षा की तरफ देश गया। जी तो मैं ये मानता हूँ कि डिस्टेंस एजुकेशन का जो स्वर्णिम अध्याय की हम बात करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं उसका प्रतिनिधि हूँ, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का, जो 19 नवंबर 1985 को बना। और एक सपना देखा गया कि जो शिक्षा से वंचित लोग हैं जी उनको शिक्षा से जोड़ना, जिससे गरीबों का उत्थान हो सके। इग्नू गांवों तक पहुंचता है, दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दूरस्थ शिक्षा के द्वारा व्यक्ति
को रोजगार मिल रहा है, विशेषज्ञता मिल रही है, और जो दक्षता है और कुशलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं, आज के इस दौर में इग्नू के द्वारा रोजगार मेले चलाए जा रहे हैं। अलीगढ़ के 10 मेले में इग्नू ने प्रतिभाग कर लिया है। आने वाले समय में हम श्रम रोजगार विभाग के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और जो कैरियर स्किल्स की जहाँ बात आ रही है जी उसमें हम बहुत जल्दी आने वाले समय में मेगा जॉब फेयर्स भी करेंगे। जी और हमारा एक बड़ा प्लान जो है अभी आगे आने वाला है, जिसके अंदर हम वार्ड परिक्रमा योजना ला रहे हैं अलीगढ़ के लिए, जिसमें हर वार्ड में रोजगार का कैंप लगेगा, जिसके द्वारा हर व्यक्ति का चिन्हीकरण करके जी उनको रोजगार दिलवाया जाएगा, उनको विशेषज्ञता में दक्ष किया जाएगा, क्योंकि ये समय की डिमांड है। जहां हम जो उस फेज से 90 के फेज से यदि हम 26 की फेज की तरफ चलते हैं, जहां आपने डिस्टेंस एजुकेशन की बात कही है, तो मुझे लगता है कि इग्नू में रोजगार परक कोर्स चल रहे हैं। मैं कुछ कोर्स आपके सामने रख जी देता हूं, जिसमें कृषि को लेकर हमारे पास मधुमक्खी पालन है, जी जैविक खेती है, जी साथ ही साथ हमारे पास जो है डेयरी फार्मिंग है, डेयरी प्रौद्योगिकी है, बागवानी है। इसके साथ साथ हमारे पास एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है। जी इसके अलावा एमबीए के पाठ्यक्रम है, जिसमें व्यक्ति एमबीए कर सकता है, एमबीए ऑनलाइन भी हो रहा है, जी तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ एजुकेशन के कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जो प्रश्न है उसमें आज के दौर में दूरस्थ शिक्षा की बहुत महती भूमिका है, जी बहुत उपयोगिता है। और जो लाइब्रेरी साइंस का पाठ्यक्रम है उसको मैंने बहुत करीब से देखा है, जिसमें 1 लाख से अधिक भी एडमिशन हुए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई इसके अंदर कि 30,000 से अधिक युवाओं की नौकरी लग गई। जी तो लाइब्रेरी साइंस के जो तीनों पाठ्यक्रम हैं, लाइब्रेरी साइंस का प्रमाण पत्र 6 महीने का, जी इसके साथ साथ बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस की जो होती है वो 1 साल की होती है, और जो हमारा मास्टर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस का वो 2 साल का होता है। जी तो मुझे लगता है कि लाइब्रेरी साइंस इस वक्त सरकार की प्राथमिकताओं में है। और आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी डिजिटल लाइब्रेरीज गाँवों में बन रही है, पंचायतों में बन रही है। तो मैं युवाओं को इसमें ये कहना चाहता हूँ कि वो इग्नू के लाइब्रेरी कोर्स जरूर कर लें, तो उनको रास्ता मिल जाए। जैसे कि आपने गांव के बच्चों की पढ़ाई को लेकर बात करी, तो आज भी हम गांव में देखते हैं जैसे कि बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो खेती बेच मतलब अपने खेत बेचकर या मजदूरी कर कर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उसकी मतलब जो भी डिग्री होती है वो पूरी करवाते हैं, लेकिन वो बच्चा फिर भी मतलब उसकी नौकरी नहीं लग पाती, वो घर बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल ना शिक्षा पर उठता है। तो क्या जो डिग्री है सिर्फ एक रोजगार का माध्यम बनती जा रही है, या ये जो डिग्री है सिर्फ मतलब ये है कि कागजों तक सीमित रह रही है, कि क्यों मतलब बच्चा मतलब घर वालों का भी सारी चीजें बिक गई, सारा काम हो गया, लेकिन बच्चे की फिर भी जॉब नहीं लगी, तो उस चीज को लेकर। देखिए मैडम, आपका जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि डिग्री एक सर्टिफिकेशन है जो आपको ये बताता है कि आप किस तरह इस चीज़ को आगे बढ़कर ले रहे हैं। जी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डिग्री के साथ साथ यदि उसकी कुशलता और विशेषज्ञता नहीं आ रही है, तो वो एक थोड़ा सा उसमें गैप है। यदि गांव का बच्चा इग्नू से कोर्स कर ले जी और कोई विशेषज्ञ कोर्स कर ले, तो मैं उस पर भी उदाहरण देना चाहता हूँ जी कि बिल्कुल। हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चलता है ग्रामीण विकास का 1 साल का, जिससे राजीविका उत्तर प्रदेश में नौकरी लग जाता है। जी इसके साथ साथ हमारे पास MARD है, मास्टर इन रूरल डेवलपमेंट है, पंचायत लेवल के पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जी जिसमें डिप्लोमाज है, डेयरी का मैंने पाठ्यक्रम बताया। तो युवाओं को, जो ग्रामीण युवा है और जो शहरी युवा है, उसको अपने कोर्सेज का जजमेंट कर कर काम करना होगा। और सबसे बड़ा है कि आप BA BCom तो कर रहे हैं, MA MCom MSc कर रहे हैं, लेकिन आप वैल्यू ऐड करने वाले कोर्सेज भी इग्नू से कर लें, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब नौकरी के मंच पर जाएंगे तो आपके पास मल्टीपर्पज़ डिसिप्लिन होगा। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यही बात कहती है कि आप मल्टीपल टैलेंटेड बने। जी तो मल्टीपल टैलेंटेड यदि आप बनते हैं, तो मुझे लगता है कि जो आपने डिग्री की बात कही है जी उसकी प्रासंगिकता तो है, वो आपको प्रतियोगी परीक्षा तक बैठने का माध्यम बनाएगी। जी लेकिन आप यदि डिग्री तो ले लेंगे, लेकिन आपने जो सफलता असफलता की बात कही है, इसमें ये मानता हूं कि वैरायटी ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल इन इग्नू। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना खड़ी है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना खड़ी है,
और साथ ही साथ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के कम से कम 100 से अधिक कार्यक्रम चल रहे हैं, एमएसएमई के प्रोग्राम चल रहे हैं। जी तो मुझे लगता है कि इन सब का जक्चर जो है वो इग्नू के पास है, और यदि जो ग्रामीण और शहरी युवा है यदि उसको रोजगार की तकलीफ हो रही है तो वो हमसे मिल सकता है, हमारे साथ जुड़ सकता है। और आजकल नौकरियां अपना स्वरूप बदल चुकी हैं। बिल्कुल। आज नौकरियां प्रोजेक्ट में आ रही हैं, आज नौकरियां स्किल में आ रही हैं, आज नौकरियां एआई के दौर में आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है। जी मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को यदि देखा जाए और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो मुझे लगता है कि कौशल विकास जो है वो इस वक्त की फैक्टर है रोजगार प्राप्त करने का। तो आपके हिसाब से डिग्री ज़्यादा मायने रखती है स्किल्स? मेरे हिसाब से कौशल विकास ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि डिग्री आपको आगे बढ़ने का रास्ता देगी, लेकिन कौशल विकास आपको भरपूर रूप से तैयार कर देगा कि आप उस कार्य में दक्ष हैं। जी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए एक पत्रकारिता का क्षेत्र है जी और हमको नए पत्रकार चाहिए, तो उन पत्रकारों को जब तक आप ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि अखबार के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी होती है, निष्पक्षता, निर्भीकता और ईमानदारी। जी यदि हम नए लोगों को तैयार कर रहे हैं जर्नलिज्म के, मास कॉम के या एग्रीकल्चर के फील्ड में, और यदि उसको उन चीज़ों का नॉलेज नहीं है जी तो वहाँ डिग्री तो है लेकिन स्किल की आवश्यकता अनंत पड़ेगी, जिससे कि वो डिग्री की उपायदाता के साथ साथ स्किल युक्त होकर राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। तो जैसे कि आपने इग्नू की इतनी सारी विशेषताएं हमें बताई, तो जिस समय आपने इग्नू में कदम रखा उस समय आप उसको किस नज़रिए से देखते थे और आज इग्नू की सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखिए, मैं जब इग्नू में आया उससे पहले मैं रेगुलर विद्यार्थी था। जी जब मैं डिस्टेंस यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफिसर बन के आया, एज ए ARD बन के आया, असिस्टेंट डायरेक्टर, तो मुझे लगता है, और आज जब मैं रीजनल डायरेक्टर के पद पर हूँ, तो मुझे लगता है कि जो दौर जो मैंने देखा, जो मैंने 15-16 साल देखे और 12 साल जो मैं कॉलेज में देखा, 28 साल का जो अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि हर दौर में हर समय परिस्थितियाँ बदली हैं बिल्कुल। और परिवर्तन का दौर है। हर समय परिवर्तन टेक्नोलॉजीज में हो रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल सेवी होना बहुत ज़रूरी है, स्किल युक्त होना ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने ज्ञान को अद्यतन करना बहुत ज़रूरी है। आज के युवा रीडिंग नहीं कर रहे हैं, किताबों को नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छे साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, पुराने थिंकर्स को, जो प्रबंधक के विचार हैं, क्योंकि मैनेजर्स बिल्ड द नेशन, जी प्रबंधक राष्ट्र के निर्माण करता होते हैं। जब मैं प्रबंध की थ्योरीज पढ़ता हूँ, जब हम टेलर को, फियोल को, हसबर्ग को, इन सबको पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि इन सबको पढ़ने से हम उनके आविष्कारों को कैसे श्रम में जोड़ पाएँ, जी उस पर भी हम पहल चालू करने वाले हैं। श्रमिक सुधार कैसे होगा, रिफॉर्म्स ऑफ लेबर लाइन, उसको भी हम देखेंगे। हम सोशल वेलफेयर को लेकर भी काम करने वाले हैं, करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन को लाइन में लेंगे, अलाइनमेंट्स को साथ में लेंगे, स्किल को कैसे करना है, यूथ के लिए हम हर घर तक जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने जो बात कही जी कि हमारा जो विश्वविद्यालय है वो जन जन का विश्वविद्यालय है, पीपल्स यूनिवर्सिटी। और जी जब पीपल्स यूनिवर्सिटी जब 85 में जिस ध्येय को लेकर चली थी, आज हम इस दौर में हैं कि हम विशेषज्ञता ला रहे हैं और उस विशेषज्ञता से लोगों का रोजगार निकल रहा है, स्वरोजगार हो रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो जन जन के लिए है। तो जैसे कि हम आज के दौर में देखते हैं कि गांव में क्या रहता है कि बच्चियों की पढ़ाई पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि शादी की वजह से उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। तो क्या इग्नू उन बच्चियों के लिए सबसे बड़ा अवसर बन चुका है आज? बहुत अच्छा सवाल है आपका मैडम। आपका जो सवाल है वो, उसका उत्तर मैं ये देना चाहता हूँ कि 7 अप्रैल 2026 को जी भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति ने 60% महिलाओं और बालिकाओं को इग्नू की डिग्री वितरित की है, जी जिसमें महिला सशक्तिकरण की छाप दिखती है। और आज हमारी जो बच्चियां हैं बालिका शिक्षा इग्नू से प्राप्त कर रही हैं, और सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि वो घर पर बैठकर इग्नू की किताब के माध्यम से, जो स्टडी मटेरियल है वो इंटरनेशनल है, कनाडा के द्वारा 2010 में अवार्ड मिला है कैनेडियन गवर्नमेंट से, साथ ही साथ कॉमनवेल्थ के राष्ट्रों में भी अवार्ड है। और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है कि इस समय इग्नू को 2 बार अवार्ड मिल चुका है
ओपन डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटीज में, जी जिसके अंदर 2024 और 25 का अवार्ड इग्नू प्राप्त कर चुका है और NIF की रैंकिंग में पहला स्थान है। जी ये विश्व के अन्य देशों में भी चलता है इग्नू स्टडी सेंटर, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। दिस इज द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो NAAC के द्वारा A++ है, यानी मान्यताओं में भी प्रखर है। जहां हम स्टैंड, आप जो बात कर रहे हैं उसके अंदर भी हमारा काम हो रहा है, और बालिका शिक्षा के लेकर हमारा एक बहुत बड़ा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अभियान आने वाला है, जिसको हम महिला सशक्तिकरण कौशल विकास नाम दे रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में बालिकाओं की जो 60% जो परसेंटेज आया इस बार, उसको हम 80 और 90 तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सर बहुत अच्छी पहल है आपकी। तो इसी के साथ अगला सवाल मेरा ये होगा कि सर, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ये चीज़ कि पैसा ज़्यादा मायने रखता है। तो आज एक कोई कन्फ्यूज़्ड युवा आपके सामने खड़ा हो और आपसे पूछे कि पढ़ाई करूं या सीधे कमाने निकल जाऊं, तो आप उसको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, आपका जो सवाल है, पढ़ाई करना या कमाना दोनों महत्वपूर्ण है, और इग्नू इन दोनों परिस्थिति पे खड़ा उतरता है। लर्निंग टू अर्न, जी हाउ टू लर्न एंड हाउ टू अर्न। right, आप पढ़िए भी इग्नू से, और पढ़ने के साथ साथ गुणवान बनिए, जी ज्ञानी बनिए, कौशल युक्त होइए, क्षमतावान बनिए, देश के विकास में योगदान दीजिए, और अपनी अर्निंग के लिए विशेषज्ञ भी बनिए। जी यदि कोई बच्चा हमसे पूछता है कि पहले क्या करना चाहिए, तो मैं पहले बच्चे को ये सलाह दूंगा कि पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, और पढ़ाई करने के बाद जब उसकी योग्यता पूरी हो जाए, उसका जो बनना चाहता है, जो उसकी रुचि है, क्योंकि रुचि बहुत महत्वपूर्ण है। जी यदि किसी व्यक्ति में रुचि है और वो बच्चा कुछ बनना चाहता है, तो मेरी माता पिता उनको भी सलाह है कि वो पहले बच्चे को उस रुचि के अनुसरण में उसको काम को करने दें, और उसमें उसकी रुचि को तराशें। जी ये कैरियर विकास कार्यक्रम इसी रुचि का नाम है, जी जो बच्चों की रुचि को तराशेगा, और ये हम इसको 9 से 12 में भी लगाएंगे, कॉलेज के लिए भी लाएंगे, जिससे कि जो बच्चे की रुचि है उसको डेवलप की जाए। और डेवलपमेंट एक दिन का नहीं है प्रश्न, डेवलपमेंट सतत होता है, जी दैट इज द कंटिन्यू प्रोसेस। जी और व्यक्ति का निर्माण भी एक एक करके होता है, धीरे धीरे होता है। जी तो आपका जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि पहले व्यक्ति को पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी योग्यता हासिल करनी चाहिए, और फिर योग्यता के साथ साथ यदि वो इस पीढ़ी के अंदर यदि उसको जल्दी अपना पैसा कमाना है, तो उसके लिए उसको उन बाणों तरकश चीज़ों को रखना पड़ेगा, क्योंकि आज मल्टी टैलेंट व्यक्ति का युग है। जी जैसे कि सर, आप इतने टाइम से इग्नू के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें आपने बहुत सारे रोजगार मेलों का भी आयोजन कराया गया है आपके द्वारा, तो कितना ज़्यादा लाभ इसमें लोगों को मिला है, मतलब गांव के लोगों को, शहरी क्षेत्र के लोगों को ये रोजगार मेले का लाभ मिल पाया है अब तक? आपका अच्छा सवाल है। जी रोजगार मेला जो मैंने प्रारंभ किया था, जब मैं जोधपुर में पदस्थापित था, तो हमने सर्वप्रथम जोधपुर में 13 और 14 अप्रैल 2016 को जी एक रोजगार मेला सूचना के केंद्र में लगाया था, और उसमें हमको रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, जिसमें 6000 विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। जी इसके साथ साथ उनका जो टैलेंट है, क्योंकि वो टैलेंट हंट था, जी हमने पहली बार टैलेंट हंट के रूप में इस प्रतियोगिता को स्टार्ट किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि बच्चे स्किल से जुड़े। तो 2016 का जो हमने प्रयोग अप्रैल में किया था, उसको हमने, जो हमारा स्थापना दिवस होता है 19 नवंबर 18 नवंबर 2016, पहली बार राजस्थान के इतिहास में जनजाति इलाकों के लिए उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद के इलाकों में जो 8 जिले होते हैं, उन जिलों पर हमने ये प्रोग्राम किया, कैरियर स्किल का मेगा जॉब फेयर, जी और 7000 बच्चों को स्किल के कोर्सेज की ओर भेजा। तो मैं ये मानता हूँ कि ट्राइबल वेलफेयर को लेकर जो पहला हमारा प्रयास था वो सफल रहा, और उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के मेले जोधपुर में लगे 2024 तक, उसमें मेरे द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया, जी और इग्नू ने प्रतिभाग किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि उससे ग्रामीण और शहरी युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले। और जब मेरा ट्रांसफ़र 2 दिसंबर 24 से अब 26 चल रहा है आज, तो जी मुझे लगता है कि जो 10
मेले का जो प्रतिभाग है उसमें भी हमने भाग लिया है। और अलीगढ़, हाथरस, बदायूं, इटावा, एटा, फिरोजाबाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसको भी लेकर हम एक बृहद कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, जिसमें आने वाले समय में जब यूथ का एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यूथ जो हमारा उत्तर प्रदेश का बेरोजगार है, क्योंकि जी। इग्नू का जो ध्येय वाक्य है हमने जो बनाया है अलीगढ़ के लिए कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ बेरोजगारी उन्मूलन पर काम करेगा, और इसी उद्देश्य को लेकर हम युवा, उत्तर प्रदेश के युवा की मदद करेंगे। जी सर, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में भाग लिया, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे, तो इस मतलब पूरे समय के बीच सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट क्या था आपका, जिससे आपको मोटिवेशन मिला और भी ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए और भी ज़्यादा अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए? आपका बहुत अच्छा सवाल है। 19 नवंबर 2020 को जब जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय को बेस्ट रीजनल सेंटर का अवार्ड केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन साहब ने जब घोषणा की, वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर जोधपुर था। जी। और उस समय जब ये 12 बजे सूचना मिली तो उत्साह चरम पर चला गया कि आने वाले समय में मैं और दृढ़ता के साथ काम करूंगा। आने वाले समय में जो हमने बेस्ट रीजनल सेंटर का अवार्ड जोधपुर में जीता, उसको आगे आने वाले जो प्रदेश हैं उसमें और शिक्षा को बेहतर कैसे किया जाए, कैसे युवाओं की आजीविका को बढ़ाया जाए, जी। कैसे कौशल विकास और उद्यमशीलता उन्नयन के द्वारा, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था। तो इसी के साथ सर मैं एक आखिरी संदेश आपसे जानना चाहूँगी कि क्या मतलब क्या संदेश आप देना चाहेंगे छात्र को, एक युवा को, जो उसको अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए? देखिए, मैं युवा को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन बहुत बहुमूल्य है। उस जीवन के अंदर आप जो भी आपका सपना है, आप जो भी डेस्टिनेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लक्ष्य बनाना होगा। उस लक्ष्य पर चलने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना होगा। जी। परिश्रम, लगन, मेहनत, अनुशासन और उद्यम को साथ लेकर चलेंगे तो व्यक्ति, युवा सफल हो सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि जब व्यक्ति किसी पद पर पहुँचे तो उसको नम्र हो जाना चाहिए, क्योंकि नम्रता का जो गुण है, और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट गुण है जिससे हम समाज के लोगों की सेवा कर सकें। जी। इसी के साथ सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने हमारे माध्यम से अपने मतलब छात्रों को बताया कि शिक्षा कितना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो उसके लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।